रुआन पिंग समुद्र में फेंक दिया गया। ठंडी पानी से वो ऊपर फ्लोट हुआ और उसके पैरों के नीचे सुनहरी सुपरनैचुरल एनर्जी इकट्ठा होकर एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन गई। वो पूरा भीग चुका था, सांस फूल रही थी और उसका हाल बिल्कुल ही बेहाल लग रहा था। उसके ऊपर के कपड़े फट चुके थे, पीठ सफ़ेद और नंगी दिख रही थी, लेकिन सबसे डरावना था उसकी स्पाइन पर एक गहरा क्रैक और उस क्रैक के अंदर से काली हड्डी दिख रही थी। जैंगी वहां पहुंच चुका था। सीन देखते ही वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इस बंदे का बॉडी इतना अजीब क्यों है? क्या ये साइबॉग है? दिल में शक होने के बावजूद जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन लिया। बीमार हो तो मारना और आसान होता है। जिंदा पकड़ने का ऑप्शन है, लेकिन पहला टारगेट है रुआन पिंग को खत्म करना। एक बूंद भी बचने नहीं देंगे। तलवार ने आसमान को चीर दिया। वॉइड स्लैश। जैंगी हवा में लटका हुआ था, हाथ में लंबी तलवार घुमाता जा रहा था। काली ब्लेड समुद्र की तरफ एक बड़ी जाल की तरह गिर रही थी। रुआन पिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर रुआन पिंग स्पीड में जैंगी से कम्पीट करता तो उसके पास जीतने का 0 चांस होता। इस वक्त वो घायल था, भाग नहीं सकता था। सिर्फ एक रास्ता था, जैंगी से सीधा टक्कर लेना। उसकी सांस तेज थी और उसके बॉडी से गोल्डन लाइट फूट रही थी और वो लाइट मिलके एक मोटा गोल्डन आर्मर बन गई। वॉइड ब्लेड उस आर्मर पे गिरती रही। पिंग पोंग जैसा साउंड आया और जैंगी का अटैक ब्लॉक हो गया। लेकिन हर बार जब वॉइड ब्लेड गिरती, आर्मर की चमक थोड़ी कम हो जाती और रुआन पिंग का बॉडी पीछे धकेल दिया जाता। तभी तियानवे कैनन का सेकंड चार्ज कंप्लीट हो गया। इस बार रुआन पिंग रेडी था उस टेरिफाइंग ब्लास्ट के लिए। उसने तुरंत फील कर लिया, लेकिन फील करने से क्या होगा? जैंगी ही काफी था उसके लिए बैटलफील्ड में। हाथ पैर तोड़ दो, सरेंडर करो या फिर मर जाओ, जैंगी ने धमकी दी। रुआन पिंग की आंखों में अंधेरा छाया हुआ था, गुस्सा और डिसअपियर से भरा हुआ। मुझे सरेंडर करना होगा तेरे जैसे कीड़े के सामने? कभी नहीं, वो गुस्से में चिल्लाया और उसके राइट हाथ में गोल्डन पावर इकट्ठा होकर एक बड़ा भाला बना और उसने जैंगी की तरफ जोर से फेंका। लेकिन इस बार वो एक भी डायमेंशनल गेट पार नहीं कर सका। तू बहुत कमजोर है, जैंगी ने ठंडे लहजे में कहा। रुआन पिंग का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर था। उसके बॉडी से निकलती गोल्डन लाइट स्पंज से निचोड़ी जैसी लग रही थी। जितना हो सके सब कुछ निकाल के वेपन्स में बदल दिया गया जैंगी पर अटैक करने के लिए। लेकिन एब्सोल्यूट डिफेंस सिर्फ डायलॉग नहीं है। जैंगी का मंत्र है डिफेंस ही बेस्ट ऑफेंस है। जो उससे कमजोर होते हैं उनके लिए वो कभी मर्सी नहीं दिखाता, सीधा ब्रूटल स्ट्राइक करता है। खुद मौत मांग रहे हो तो ब्लेम मत करना। जैंगी ने हवा में अपने 2 उंगलियों को घुमाया और वॉइड में एक मैसिव फोर्स ने रुआन पिंग को घुमा के एक बॉल बना दिया। उसी वक्त लू केरन ने भी तियानवे कैनन से एक धमाकेदार अटैक लॉन्च किया। डबल अटैक के नीचे रुआन पिंग का बॉडी लगभग टुकड़ों में उड़ गया। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि ईस्ट चाइना सी का पानी वेपोरेट हो गया और समुद्र की सरफेस पे 10 किलोमीटर रेडियस का एक स्पेरिकल होल बन गया। फिर एक बूम के साथ समुद्र का पानी वापस लौट आया। जैंगी की आंखें एकदम से छोटी हो गई क्योंकि उसने रुआन पिंग में कुछ अलग देखा। अटैक के बाद रुआन पिंग का पेल स्किन न्यूज़पेपर जैसा चिपकी हुई दीवार से उतर रहा था और नीचे से डार्क रेड कांटे जैसे स्किन दिख रही थी। वो इंसानी स्किन नहीं, उसके हाथों पे डेंस बम्स थे और टेक्सचर बिल्कुल मेटल जैसा। और जैसे ही और स्किन गिरती गई उसके पाम्स एक्सपोज हो गए। नहीं, वो पाम नहीं, वो क्लॉ था। लंबे स्केली डार्क रेड क्लॉ और वो भी शार्प तलवार जैसे। ये कोई ऑर्क टाइप एलियन है या ये इंसान ही नहीं है? जैंगी शॉक में था। अगर ये म्यूटेंट होता तो अपनी असली फॉर्म छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक ये उसका असली रूप है और वो आर्टिफिशियल स्किन से अपने आप को छुपा रहा है। ये बंदा है कौन? कहाँ से आया है? जैंगी का दिमाग कंफ्यूज था, लेकिन उसके बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर गया। चाहे सामने वाला कोई भी हो, अगर वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है तो उसे खत्म कर दो। डेड लोग सबसे सेफ होते हैं। स्टार कैनन। जैंगी ने रुआन पिंग के वीकेस्ट मूवमेंट का फायदा उठाया, अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी इकट्ठा की और एक स्टार पियर्सिंग कैनन डायरेक्टली उसके चेस्ट में दाग दिया। अल्ट्रा हाई स्पीड वॉइड एनर्जी एक शार्प स्वॉर्ड की तरह थी। सारे ऑब्स्टैकल्स को चीरते हुए सीधा रुआन पिंग के सीने में घुस गई।
रुआन पिंग ने नीचे देखा। उसके चेस्ट में एक काली तलवार थी और उसके वुंड से डार्क ग्रीन ब्लड बह रहा था। वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था जो उसके साथ हो रहा था। जैंगी जानता था अब रुआन पिंग फाइट बैक नहीं कर सकता, उसकी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो अब जैंगी उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। वो नीचे डाइव करता है और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड इन द ट्री था वो हवा में एक्सप्लोड हो गया। हजारों बड़े वाइन्स बन गए और एक बड़ा नेट बनकर रुआन पिंग के ऊपर छाया बन गया। रुआन पिंग ने अपना सर उठाया और एक अजीब मिजरेबल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये एंड नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे बाद तुम्हारा डूम दूर नहीं होगा। याद रखना, मेरे बाद और भी पावरफुल बीइंग्स आएंगे। तुम्हारी मौत का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये है प्राइस गॉड को मारने का। जैंगी का चेहरा टाइट हो गया, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने और तेज स्वॉर्ड रिलीज किया रुआन पिंग को कंप्लीटली रीस्ट्रेन करने के लिए। वाइन्स ने हवा में एक मैसिव स्पेयर बनाया और सेंटर की तरफ कंप्रेस होने लगा, लेकिन तभी रुआन पिंग ने अपना राइट हैंड उठाया। उसके 5 उंगलियां एक शार्प स्वॉर्ड की तरह जोड़कर सीधा अपने दिल में घुस गया। एक टेरिफाइंग फोर्स उसके बॉडी के सेंटर से एक्सप्लोड हुई। रुआन पिंग ने सुसाइड कर लिया। जैंगी का प्रिजनर बनने से बेहतर था मरना, लेकिन इतने बड़े एक्सप्लोजन के सामने भी जैंगी ने डॉज नहीं किया। वो सीधा फोर्स के अगेंस्ट डाइव कर गया। ये लेवल का ब्लास्ट मुझे थ्रेट नहीं करता। अगर तुम मरने वाला है तो अपना ओरिजिन छोड़ जा। एक डिसेबल्ड ब्लैक चैरियट भी जैंगी को उसका ओरिजिन लेने से नहीं रोक सकता था। स्वॉर्ड इन द ट्री ने रुआन पिंग के बॉडी को डायरेक्टली पियर्स किया और उसके बॉडी के एक्सप्लोड होने से पहले उसका ओरिजिन जैंगी के हाथ में वापस आ गया। रुआन पिंग का ओरिजिन अब जैंगी के हाथ में था, लेकिन उसने तुरंत एब्जॉर्ब नहीं किया, पहले उसे सिक्योर कर दिया। ये बैटल ने उसकी एनर्जी काफ़ी कंज्यूम की, लेकिन होम ग्राउंड का एडवांटेज और हेवनली सी सिटी कैनन की मदद से उसने बिना ज़्यादा सेटबैक के जीत हासिल की। फिर भी रुआन पिंग की स्ट्रेंथ और उसका 1 साल का हेवनली सी सिटी में छुपा रहना, ये सब जैंगी के लिए अनईजी लग रहा था। उसकी आंखों ने ठंडे लहजे में चारों तरफ स्वीप किया, जैसे कोई लॉर्ड अपनी टेरिटरी इंस्पेक्ट कर रहा हो। हेवनली सी सिटी, क्या ये उतनी सेफ है जितना हमने सोचा था? क्या कहीं अंधेरे में दुश्मन छुपे हुए हैं? और ये रुआन पिंग है कौन? कहाँ से आया है? उसका पर्पस क्या था? जैंगी के पास अभी इन सवालों के जवाब नहीं थे। कुछ फ्लैशेस के बाद वो फुइंग ट्रूप्स के लोकेशन पर वापस आया और एलियन स्पेस में बंद सब लोगों को रिलीज कर दिया। अभी अभी जो बैटल हुआ था उसने बैली चेंकिंग और बाकी सबको शॉक में डाल दिया था। उस बैटल का सिर्फ आफ्टर मैथ ही उन सबको सेकंड्स में मार सकता था। जैंगी ने बचे हुए 29 फुइंग आर्मी मेंबर्स की तरफ देखा और काम टोन में बोला, सबको प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा। मिस यांग का टेस्ट लेना मैंडेटरी है। इस वक्त कोई अपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, सब कुछ हाईएस्ट ग्लोरी के लिए। जैंगी ने अपनी आंखों से देखा। सबने यांग शिनशिन के टेस्ट दिए। थैंकफुली प्रोसेस स्मूथ रहा और किसी ने सेकेंड रुआन पिंग जैसा अंडरकवर एजेंट डिटेक्ट नहीं किया। ये गुड न्यूज़ थी, लेकिन जैंगी खुश नहीं हो पाया क्योंकि रुआन पिंग ने सेल्फ एक्सप्लोड किया था। उसका बॉडी पूरी तरह से एशेस बन गया। कोई टिश्यूज, कोई इंटेल, कुछ भी रिकवर करना इम्पॉसिबल था। जिया होंगलियान, जैंगी ने पुकारा। जिया होंगलियान भीड़ से बाहर आई, एकदम मिलिट्री पोस्चर में, हाथ से सल्यूट दिया, चेस्ट हाई। सुप्रीम वन, क्या ऑर्डर्स है? जैंगी ने उसकी तरफ पॉइंट किया। तुम पहले हेवनली सी सिटी पुलिस में थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हो। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। हेवनली सी सिटी के हर एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करो, इंश्योर करो कि सब इनोसेंट है और एक भी सस्पिशियस पर्सन ना हो। शिनशिन, ब्लिजर्ड सिटी से हेवनली सी सिटी के रेसिडेंट डेटा मंगवाओ और होंगलियान को दो। जैंगी ने टास्क एकदम क्रिस्प और एफिशिएंट तरीके से असाइन किया। यांग शिनशिन ने सर हिलाया, ओके ब्रदर। जिया होंगलियान थोड़ी एक्साइटेड थी। ये उसका पहला मिशन था फुइंग फोर्स ज्वाइन करने के बाद। अब उसके पास एक चांस था जैंगी के करीब आने का, इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को फुल सीरियसनेस से ले रही थी और अपना बेस्ट देने वाली थी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, जिया होंगलियान ने जोर से जवाब दिया। तभी बैली चेंकिंग आया, कंसर्न के साथ बोला, कैप्टन, क्या हमें ब्लिजर्ड सिटी से इस मैटर पे बात करनी चाहिए? जैंगी ने सोचा और फिर उसके लिप्स पे एक स्नेयर आया। ऑफ कोर्स हेवनली सी सिटी पे अटैक हुआ है,
एक एपिसलोन लेवल एलियन 1 साल से यहाँ छुपा हुआ था। हाक्शाओ कंट्री के कई बड़े रीजन्स अब सस्पिशन के लायक है। चाहे उन्होंने डायरेक्टली कुछ ना किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन पावर कुछ बुरा प्लान कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि ये बात ओपनली डिस्कस हो, टेबल पे रखी जाए। शुक्र है इस बार अपोनेंट ने जैंगी की स्ट्रेंथ को सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया। अगर वो बंदा 1 साल पहले ही एक्शन ले लेता तो जैंगी सोच भी नहीं सकता कि कॉन्सिक्वेंसेस कितने हॉरिफाइंग होते। लेकिन उसके दिल के कोने में ये भी क्लियर था, ये सब हाक्शाओ किंगडम के मेजर फोर्सेस के प्लान नहीं लगता। अगर होता तो रुआनपिंग को जैंगी की पावर लेवल के बारे में जरूर बताया जाता। जैंगी ने यांग शिनशिन को शेल्टर में वापस ले जाके तुरंत हाक्शाओ के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के हेड को कांटेक्ट किया। अभी मुझे एक म्यूटेंट ने अटैक किया जिसका एबिलिटी इंडेक्स 20,000 से ऊपर था। वो 1 साल से हेवनली सी सिटी में छुपा हुआ था। लगता है उसका प्लान मुझे टारगेट करने का था। सब लोग, इस मैटर पे आपका क्या कहना है? न्यूज़ मिलते ही सब रीजनल लीडर्स शॉक में आ गए। सबने तुरंत डिक्लेयर किया कि उनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। जैंगी को एक एक से बात करने का पेशेंस नहीं था, तो उसने एक डायरेक्ट ऑनलाइन मीटिंग कॉल किया। आज कोई सच में इन्वॉल्व है तो सीनियर लीडरशिप के सामने फ्लॉज एक्सपोज होना इजी हो जाता है। मीटिंग जल्दी सेट हो गई। सबके 3D प्रोजेक्शंस जैंगी के लिविंग रूम में अपीयर हुए। केओस, ये सब क्या हो रहा है? हमें डिटेल में बताओ। ये सवाल पूछा शुनवू ईस्ट चाइना सी रीजन से। वो दिखता तो एक टीनेजर जैसा था, लेकिन हर वक्त थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ, जैसे उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो। बाकी सब भी जैंगी की तरफ देख रहे थे। क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए था। जैंगी ने काम टोन में बोला, आज हेवनली सी सिटी में मुझे एक अजीब इंसान मिला। वो कम से कम 1 साल से यहाँ था, और जैसे ही मैंने उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज की, उसने ब्लैक चैरियट लेवल की स्ट्रेंथ दिखा दी। उसकी आंखों ने सब प्रेजेंट लोगों को स्कैन किया। ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स कब से इतने कॉमन हो गए? वो यहाँ केओस को मॉनिटर करने के लिए असाइन किए गए थे। जैंगी का टोन थोड़ा सरकास्टिक था, लेकिन इसी वजह से उसका सस्पिशन बाकी रीजन से कम हो गया। ब्लैक चैरियट एक ऐसी एंटिटी है जो हाक्शाओ किंगडम के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के पिरामिड के टॉप पे खड़ी होती है। अभी तक सिर्फ 2 एलियंस ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच पाए हैं, जैंगी और होतू। कौन इतना इंपॉर्टेंट फाइटर को 1 साल के लिए हेवनली सी सिटी में डोरमेंट रखेगा? जैसा एक्सपेक्टेड था, ली चेंगोंग सबसे पहले बोला, काफी एक्साइटेड टोन में, ये तो रेडिकुलस है। एक ब्लैक चैरियट लेवल इन ह्यूमन को वेस्ट कौन करेगा? और दुनिया का कौन सा कंट्री इतना गट्सी है कि ये करे? वो एक्चुअली कहना चाहता था कि नॉर्थ वेस्ट का किंग होने के बावजूद उसका स्कोर अभी भी सिर्फ 18,000 है, लेकिन कहने में शर्मा गया। शेंजिंग रीजन के नए सुप्रीम कमांडर मेंग युआनजुन, एक जेंटल मिडिल एज्ड मैन, मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही। चाहे हाक्शा हो, कोलंबिया, फ्रेमोन्स, ब्रिटेनिया, गोवाल या प्रूशिया, ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस तो गिनती के ही हैं। जैंगी का एक्सप्रेशन अब काफी सीरियस हो गया। हाथ चिन के नीचे क्रॉस हुए। ये सबसे ट्रबलसम प्रॉब्लम है। अगर वो बंदा आप लोगों ने नहीं भेजा तो फिर कौन हो सकता है? एक पल के लिए सब चुप हो गए। सब एक दूसरे को देख रहे थे और धीरे धीरे एक हॉरर फीलिंग सबके दिल में उतर गया। कितनी पावरफुल होगी वो फोर्स जो ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स को अंडरकवर एजेंट्स बना के भेज सकती है? इस वक्त साउथ वेस्ट रीजन के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर लू जुओ ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सबके दिमाग में बॉम्ब की तरह फट गया। लॉर्ड केओस, जो ब्लैक चैरियट तुमने मेंशन किया, क्या वो सच में इंसान है? एकदम साइलेंस। इंसान है? हाँ। जैंगी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि ब्लैक चैरियट क्लास एंटिटी ह्यूमंस ही हैं। लुओ जुओ ने डीमन किंगडम के साथ वॉर देखा था। उसने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के टेरिफाइंग एलियन क्रिएचर्स को फेस किया था, इसीलिए उसने पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि हेवनली सी सिटी में छुपा हुआ बंदा इंसान नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड से आया हो? जैंगी ने लुओ जुओ के थोड़े इमेच्योर चेहरे को देखा और उसके लिप्स पे एक हल्की सी स्माइल आई। लुओ जुओ अभी यंग था, लेकिन साउथ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर बनने के बाद क्लियरली इवॉल्व हो चुका था। जैंगी ने बोला, वो मरने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर गया, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की, जैसे उसके बॉडी पे एक ह्यूमन स्किन का लेयर, लेकिन उसके नीचे का स्ट्रक्चर थोड़ा लिजर्ड जैसा लग रहा था। जैंगी ने डीप गेस के साथ कहा,
शायद इसी वजह से उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट चूज किया। वो नहीं चाहता था कि हम उसकी असली आइडेंटिटी देख पाएं। नॉर्थ वेस्ट रीजन के हान शांजो ने अपना सर झुकाया और धीरे से बोला, क्या अंडरग्राउंड वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है? क्या ये लोग सरफेस वर्ल्ड में घुसने में सक्सेसफुल हो गए हैं? अगर हाँ तो ये तो एक मैसिव प्रॉब्लम है। हान शांजो का चेहरा जो यूजुअली स्माइल करता था अब एक्सट्रीमली सोलोमन हो गया। वो लोग अंडरग्राउंड में बहुत पावरफुल हैं। अगर वो सरफेस पे आ गए तो हाक्शाओ कंट्री के लिए डिजास्टर गारंटी है। मैंग युआनजुन ने ये सुना लेकिन काम टोन में बोला, शायद ऐसा ना हो। केओस के हिसाब से वो बंदा 1 साल से हेवनली सी सिटी में छुपा हुआ था। अगर उनका इंटेंशन अटैक करना होता तो वो कब का कर चुके होते। फिर उसने जैंगी की तरफ देखा। केओस, एक सवाल है, अगर उसने 1 साल पहले अटैक किया होता तो क्या होता? जैंगी ने अपने लिप्स कर्ल किए। हेवनली सी सिटी के सब लोग मर जाते और मैं भी, लेकिन वो भी गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के हाथों एशेस बन जाता। शुनवू ने अपना चिन एक हाथ से सपोर्ट किया, सर हिलाया। केओस की बात लॉजिकल लगती है, मतलब दूसरी साइड भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितने हम। वो ह्यूमन वर्ल्ड में आए हैं ऑब्जर्व करने के लिए। शायद उन्हें भी पता चल गया हो कि ह्यूमंस के पास डेथ ऑफ लव जितना टेरिफाइंग वेपन है और इसी वजह से वो रैश एक्शन लेने से डर रहे हैं। जैंगी ने अपना सर हिलाया। शायद बात कुछ और हो। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। क्विनलिंग माउंटेन्स के नीचे जो पावरफुल बीइंग है वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के स्मॉल इक्विवेलेंट वर्जन से टक्कर ले सकता है। वैसे भी गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव एपिसलोन को तुरंत मार नहीं सकता उसके स्पेशल एबिलिटीज की वजह से। तो कहना ये सही होगा कि वो लोग गॉड ऑफ डेथ से नहीं डरते बल्कि इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। जैंगी ने अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में दिया, जैसे मैं हूं, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, मैं पहले रिसर्च करता हूं सेटबैक अवॉइड करने के लिए। हान शांजो ने ठंडे लहजे में बोला, अगर ऐसा है तो 1 साल काफी होता फुल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सबसे डरावनी बात यह है, क्या ऐसे अंडरकवर्स सिर्फ हेवनली सी सिटी में है या कुछ हमारे आसपास भी छुपे हुए हैं? ये बात सबके स्पाइन में एक ठंडी सी चिल डाल गई। अगर कोई ब्लैक चैरियट लेवल एलियन उनके आसपास छुपा हुआ हो तो रात को चैन से सोना मुश्किल हो जाएगा। ली चेंगोंग ने कहा, शायद ऐसा ना हो। उसने जैंगी की तरफ देखा। अगर ये सच में अंडरग्राउंड वर्ल्ड का बीइंग है तो उसका टारगेट सिर्फ केओस ही हो सकता है। आखिर वो हम में से एक लौता है जो मल्टीपल फॉरबिडन जोन्स में गया है जहां अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती है। सबने सर हिलाया एग्री करते हुए। वर्ल्ड के एंड के बाद बाकी एपिसलोन लेवल एलियंस अपने रीजन्स के गार्डियन गॉड्स बन गए। वो पूरे रीजन की स्ट्रेंथ से कल्टीवेट किए गए टॉप कॉम्बैट फोर्स हैं। उनका पहला प्रायोरिटी होता है पीस मेंटेन करना। लेकिन जैंगी अलग है। उसकी स्ट्रेंथ उसने खुद बनाई है किसी रीजन के रेस्ट्रिक्शंस के बिना, इसीलिए वो फ्रीली एक्ट कर सकता है। स्टार आइलैंड, फॉग वैली, क्विनलिंग अंडरग्राउंड, नैश कंट्री, नियॉन एडो, जैंगी ने काफी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से डील किया है। तो अगर उसे टारगेट किया गया हो तो वो सरप्राइजिंग नहीं है। जैंगी ने दोनों हाथों से अपने चिन को सपोर्ट किया। ली चेंगोंग की बात ने उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी जगाई। 2 साल पहले वो स्टार आइलैंड के मिस्ट वैली में गया था और एबिस में घुस के सोर्स ऑफ गॉड का एक हिस्सा हासिल किया था। उसके बाद ड्रैगन किंग जो फॉग वैली में ट्रैप था आर्टिफिशियली एपिसलोन लेवल म्यूटेंट बन गया और बदला लेने आया। जैंगी ने ड्रैगन किंग को मार दिया, लेकिन मारने से पहले ड्रैगन किंग ने वार्निंग दी थी, तू मार खो चुका है। फॉग वैली के नीचे जो बीइंग है वो तुझे ढूंढने जरूर आएगा। मार्क्ड, क्या रुआन पिंग के डिस्गाइज में कोई स्ट्रेंज एंटिटी उसे मॉनिटर कर रहा था? लेकिन अगर ऐसा था तो उसने पहले अटैक क्यों नहीं किया? जैंगी पजल था। उसने अपना सर झुकाया, डीप थॉट में चला गया और उसका एक्सप्रेशन कंफर्म करता था ली चेंगोंग की बात में कुछ तो सच था। ली चेंगोंग ने पूछा, केओस, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? जैंगी ने उसकी तरफ देखा, काम टोन में बोला, थोड़ा पर्सनल है, सुनना चाहोगे? प्लीज बताओ। जैंगी ने ड्रैगन किंग और वूगू का पूरा मैटर छुपाया नहीं, सब कुछ उन्हें बता दिया। ली चेंगोंग का चेहरा टाइट हो गया। तुम कह रहे हो वो एलियन मिस्ट वैली से आया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मिस्ट वैली गए थे और सोर्स ऑफ गॉड ले आए? जैंगी ने अपना हाथ स्प्रेड किया, कौन जाने, मैं तो सिर्फ ट्रेजर ढूंढने गया था, उनके साथ कोई डायरेक्ट डीलिंग कभी नहीं हुई। तभी मैंग युआनजुन जो अब तक क्वाइटली सुन रहा था अपना सर झुका के सोचने लगा। फिर अचानक उसने सर उठाया और जैंगी से बोला, शायद उस एलियन ने एक्शन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि
वो चाहता नहीं था, बल्कि कर नहीं सकता। कर नहीं सकता? जैंगी का आईब्रो फरो हो गया। उसने समझने की कोशिश की। क्यों नहीं कर सकता? मैन युआन जुन हल्का सा मुस्कुराया। डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो इंटेलिजेंस हमने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से अंडरग्राउंड में जो पावरफुल सिविलाइजेशन है उन पे कुछ रूल्स का रेस्ट्रिक्शंस है। वो सरफेस वर्ल्ड में ओपनली अपेयर नहीं कर सकते। उसने अपने हाथ फिर स्प्रेड किए, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है या सप्रेशन कम हो रहा है। मुझे लगता है अगर तुमने उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की होती तो वो अभी तुमसे टक्कर नहीं लेता। जैंगी के दिमाग में एक हेवनली बोल्ट फ्लैश हुआ। उसे याद आया वो थंडर स्ट्राइक जो एडो में सन गॉड को मारा गया था। सब कुछ अब सेंस बनाने लगा था। जैंगी की बात सुनने के बाद ली चेंगोंग ने एक सरकास्टिक कंक्लूजन निकाला। लगता है मिस्ट वैली में तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तुमने वहां की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को ऑफेंड कर दिया। अब उनकी नजर तुम पर है। उसने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, कम से कम अब तो प्रूव हो गया कि इस मैटर में हम सबका कोई लेना देना नहीं है। तुमने सबको यहाँ बुला के ब्लेम किया। काफी इरिटेटिंग मूव था। जैंगी ने अपना सर उठाया और ली चेंगोंग की तरफ ठंडी नजर से देखा। तुम बहुत बकवास करते हो। ये सिर्फ तुम्हारा गेस है, कंफर्म नहीं किया जा सकता। और तुम एक इम्पोर्टेंट बात भूल गए हो, जैंगी ने डिम टोन में कहा। अगर वो ब्लैक चैरियट लेवल एलियन मेरी हेवनली सी सिटी में आता है, मैं उसे मार सकता हूँ। ली चेंगोंग की आंखें नैरो हो गई। जैंगी क्लियरली वार्निंग दे रहा था। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। पहले ली चेंगोंग के पास जैंगी से कम्पीट करने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब उसका एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 18,000 है, जबकि जैंगी 25,000 तक पहुंच चुका है। भी हम एक्सटर्नल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना अलाउड नहीं है। ली चेंगोंग ने कोल्स नोट दिया। जैंगी ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। शेंजिंग की बैटल के बाद से ली चेंगोंग, ये एरोगेंट बंदा, हमेशा जैंगी से बदला लेने के मूड में रहता है। अभी तक उसने जैंगी के वीक स्पॉट को टच नहीं किया, इसीलिए जैंगी उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर कभी जैंगी सच में गुस्सा हो गया, तब ली चेंगोंग को पता चलेगा कॉन्सिक्वेंसेस कितने टेरिफाइंग हो सकते हैं। मैन युआन जुन ने सबको एड्रेस किया। केओस ने जो कहा शायद वही रीजन है ब्लैक चैरियट के अपीयरेंस का। हमें बिल्कुल भी स्लैक नहीं करना चाहिए, विजिलेंस स्ट्रांग रखनी चाहिए। फिर उसने जैंगी की तरफ देखा। केओस, अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए हो तो बस बता देना, हम तुम्हारी फैमिली हैं, पूरे स्ट्रेंथ से सपोर्ट करेंगे। जैंगी के दिल में एक स्नीयर हुआ। वो पोलाइट वर्ड्स क्लियरली सुन सकता था। इस वक्त सबको लग रहा था कि अटैक सिर्फ जैंगी के मिस्ट वैली के एनकाउंटर की वजह से हुआ, बाकी हाक्शाओ रीजन से कोई लेना देना नहीं। तो अब जैंगी को ये मैटर खुद ही सॉल्व करना होगा। बाकी रीजन्स तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक उनका खुद का एरिया थ्रेट में ना आए। ऑफ कोर्स अगर जैंगी फ्यूचर में ट्रबल फेस करता है और हेड बो करके हेल्प मांगता है, कुछ बेनिफिट्स प्रॉमिस करता है, तो वो लोग कॉमन इंटरेस्ट के नाम पे मदद देंगे। इस वक्त हाक्शाओ के 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड करने के बाद भाई भाई बन गए हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ईगो क्लैशेस तो चलती रहेंगी, लेकिन जब एक्सटर्नल इन्वेजन सामने आएगा तो सबको समझ आएगा होठ और दांत एक साथ ठंडे पड़ते हैं, और तब कोई भी नहीं चुप बैठेगा। मैं समझ गया, जैंगी ने काम टोन में कहा। जब मैंने तुम्हें ये बात बताई तब मुझे तुम पर डाउट नहीं था। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। लेकिन जैंगी ने एक पॉज लिया और सबकी तरफ ग्लूमी नजर डाली। ये मत सोचना कि ये मैटर सिर्फ मुझे जैंगी से रिलेटेड है। सबको सावधान रहना चाहिए। मैंग युआन जुन ने सर हिलाया। बिल्कुल। ली चेंगोंग ने अपने मार्शल यूनिफॉर्म में प्राउड स्टांस लिया, आर्म्स फोल्डेड। मेरे लीडरशिप में नॉर्थ वेस्ट रीजन एक कॉपर हुक और आयरन लॉक बन चुका है। जो भी अफंड करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। जैंगी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर कोई और सवाल नहीं है तो मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, जैंगी ने डिक्लेयर किया। सबने एग्री किया। अगर फ्यूचर में कुछ होता तो दोबारा डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक करके ऑफलाइन हो गए। सिर्फ जूजंग मीटिंग में बचा था। मीटिंग के दौरान उसने कुछ नहीं बोला। जैंगी ने उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था। रियल डिसीजन में अथॉरिटी सिर्फ जैंगी के पास थी। सबके जाने के बाद जूजंग फाइनली बोला, जैंगी, अगर हेवनली सी सिटी को अभी किसी हेल्प की जरूरत हो तो बस बता देना, ब्लिजर्ड सिटी फुल सपोर्ट करेगा। जैंगी ने उसके सिंसियर वॉरी को देखा और एक हल्का स्माइल दिया। तुम्हारे काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लेकर टेंशन मत लो। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा,
फिलहाल ब्लिजर्ड सिटी की डिफेंस स्ट्रॉन्ग करो, शायद वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि तुम लोग हार्म ना हो। जू जंग ने कहा, जैंगी इतनी पोलाइट बातें मत करो, अगर रिवरसाउथ डोमेन में तुम नहीं होते तो वो एक पिलर के बिना घर जैसा होता, सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। जैंगी ने सर हिलाया और स्माइल के साथ बोला, शुक्रिया, अगर कुछ चाहिए होगा तो कांटेक्ट करूंगा। तभी जू जंग भी लॉग ऑफ हो गया। सबके जाने के बाद जैंगी के पीछे खड़ी यांग शिनशिन आगे आई और सॉफ्टली उसके पास बैठ गई। लगता है बाकी रीजन्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। यांग शिनशिन ने जैंगी की तरफ घूर के पूछा, क्या ये शिंडाओ वूगू का एग्जिस्टेंस हो सकता है? जैंगी ने काउंटर किया, अगर वो नहीं है तो और कौन हो सकता है? यांग शिनशिन ने कहा, ह्यूमन किंगडम्स का पॉसिबिलिटी काफी कम है। जो हमेशा रिसोर्सफुल रहती थी अब साइलेंट हो गई थी, एक अननोन पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के सामने और एक अनसॉल्वेबल पावर गैप के साथ उसके पास कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं था। इस मोमेंट में उसके मन में ये होप थी कि ये सब किसी ह्यूमन सुपर पावर ने किया हो। जैंगी ने अपनी आईब्रोज रब की, फिर एक ब्राइट स्माइल दिया, वो ज़रूरत नहीं है। मैं हेड्स के गेट कीपर से लड़ चुका हूँ, उसकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग थी, 30,000 से भी ज़्यादा, लेकिन अब मैं वो पुराना जैंगी नहीं हूँ। अगर हम पूरे हेवनली सी सिटी के रिसोर्सेस जोड़ ले तो शायद इस क्राइसिस को रोक सकते हैं। और अगर फिर भी काम न बना, जैंगी की आंखों में एक फियर्स लुक फ्लैश हुआ, तो हमारे पास गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव भी है। यांग शिनशिन ने सॉफ्टली रिमाइंड किया, अभी तक डेथ ऑफ लव का लॉन्च अथॉरिटी जू जंग के पास ही है। फिर उसने जैंगी के कान के पास विस्पर किया। उसकी सांस स्वीट और वार्म थी, जैसे एक छोटी डेविल की फिजा में गुनगुनाहट। तुम चाहते हो उसे ले लेना? जैंगी ने फेंट स्माइल दिया, जरूरत नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी रीजन्स चुप नहीं बैठेंगे। डेथ ऑफ लव एक एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन है और मैं सिर्फ एक लोन वुल्फ हूँ। किंग किगान के केस से ये क्लियर हो गया है कि लोग मेरे एटीट्यूड पे डाउट करते हैं। वैसे भी वो वेपन शायद उतना इफेक्टिव ना हो जितना हेवनली सी सिटी के फ्लेमेबल तियानवे वेपन्स हो सकते हैं। जैंगी के दिल में अभी भी चिंता थी। वजह ये नहीं था कि उसे शिंडाओ वूगू की पावर का पता था, बल्कि ये थी कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो फोर्स कितनी पावरफुल हो सकती है। वो एक बहुत ही कॉशियस इंसान था और इस सिचुएशन में उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो। मीटिंग के बाद उसने शेल्टर में सबको तुरंत बुला लिया और एक सीरीज ऑफ टास्क असाइन किए। हेवनली सी सिटी एक दिन बहुत ही खतरनाक अटैक फेस कर सकता है। वो दिन कब आएगा हमें नहीं पता, शायद 1 साल बाद या कल ही। इसीलिए अब से कोई भी चिल नहीं करेगा। हर किसी को फुल स्ट्रेंथ के साथ प्रिपेयर होना होगा, चाहे अटैक किसी भी फॉर्म में आए। ये बोलते वक्त जैंगी की नजर सीधा फैटिशू पर थी। वो गेम कंसोल पकड़े सोफा के कोने में जाके ली यान यान के साथ गेम खेलने की प्लानिंग में था, जैसे हर मीटिंग में करता था। स्पेशली तुम फैटिशू, अलर्ट रहो और पॉइंट्स लूज मत करो। जैंगी के फियर्स ग्लेयर के बाद फैटिशू ने तुरंत फोन साइड में रख दिया। चिंता मत करो बॉस, मुझे पता है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। जैंगी ने सर हिलाया, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए। फिर जैंगी ने लू कैरन को बुलाया। सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी है तियानवे वेपन्स का क्रिएशन। आज का हेवनली सी सिटी कैनन ऑलरेडी काफी डिस्ट्रक्टिव है। फुल स्ट्रेंथ अटैक तो ब्लैक चैरियट लेवल एलियन के अटैक से कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है मूवमेंट इनकन्वीनियंट है और चार्जिंग टाइम लंबा। फिर भी सरप्राइज अटैक में ये मेरे साथ काफी इफेक्टिव है, लेकिन मुझे और भी पावरफुल आर्म्ड सिस्टम चाहिए जो मेरे सिटी डिफेंस वेपन्स के साथ इंटीग्रेट हो सके। साथ ही बैरियर स्टोन का यूज भी अपग्रेड करना होगा, वो सुपरनैचुरल पावर्स को रिस्ट्रेन करने में बहुत इफेक्टिव है। जैंगी ने लू कैरन की तरफ देखा जैसे किसी रेयर ट्रेजर को देख रहा हो, और आज की दुनिया में सिर्फ तुम हो जो बैरियर स्टोन को रेप्लिकेट कर सकती हो। ये हमारा बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड बन सकता है। बैरियर स्टोन नैश किंगडम में बनता है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कैसे बनता है। जब टीम नैश किंगडम गई थी कुछ फ्रैगमेंट्स ले आए थे, लेकिन उनका रिसर्च कब सक्सेसफुल होगा ये कोई नहीं जानता। सिर्फ लू कैरन ही अपनी डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी से बैरियर स्टोन का मटेरियल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर सकती है और एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स से उसका रेप्लिका बना सकती है। लू कैरन ने जोर से सर हिलाया, भाई इस वक्त मैं बैरियर स्टोन की प्रोडक्शन स्पीड अप करूंगी और एक और भी पावरफुल वेपन सिस्टम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी, हेवनली सी सिटी को बचाने के लिए और अपने भाई के लिए। उसने दिल में कहा, मुझे ये सब बिना रुके कंप्लीट करना होगा। फिर लू कैरन ने जोकीर की तरफ देखा, सिस्टर जो, मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए।
जोकीर की एबिलिटी उसकी सेल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकती है, जिससे लू कैरन लंबे टाइम तक अवेक रह सकती है। जोकीर ने थोड़ा फ्रॉन किया, ये तो सही है, फिजिकल फटीग थोड़ा रिलीफ हो सकता है, लेकिन मेंटल फटीग का कोई क्योर नहीं। लू कैरन ने एक ब्रिलियंट स्माइल दी, स्नो वाइट टीथ चमकाकर। चिंता मत करो, मैं हमेशा स्ट्रांग हूँ। उसने थम्स अप दिया और उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल ने सबको उसकी डिटर्मिनेशन दिखा दी। जैंगी का दिल नहीं चाहता था कि ये यंग लड़की जो अभी 20s में ही है इतना सफ़र करे, लेकिन अब अननोन क्राइसिस कभी भी आ सकता है, कोई भी चिल नहीं कर सकता, नहीं तो हेवनली सीसीटी एक डेवस्टेटिंग डिजास्टर फेस करेगा। जैंगी ने टास्क असाइन करना कंटिन्यू किया, बाकी सब लोग फुल कॉपरेशन दे और हेवनली सीसीटी बैरियर को जल्दी से बिल्ड करने में अपना बेस्ट दें। लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत करो, ओवर वरी करने की ज़रूरत नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं सबको लेके हेवनली सीसीटी से निकल जाऊंगा। अब जैंगी, जिसका सुपरनैचुरल इंडेक्स 25,000 तक पहुंच चुका है, हेवनली सीसीटी में बेस बनाए बैठा है। अगर वो एस्केप करने का डिसीजन ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता, जब तक कोई सुपीरियर स्पेस साइकिक हो या कोई उससे भी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी ना हो। कम से कम गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के इम्प्रेशन के हिसाब से वो बंदा एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन उसकी परस्यूट एबिलिटी वीक लगती है। और तब जैंगी के पास एक और ट्रम्प कार्ड होगा, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का कंट्रोल फोर्सिबली ले लेना और पूरे हाक्शा कंट्री के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को इस पानी में खींच लाना। हाँ, ये अप्रोच थोड़ा इमोरल है, लेकिन अगर सिचुएशन डेस्परेट हो गई, मोरालिटी की चिंता कौन करेगा। अगले कुछ दिनों में सब बिजी हो गए। जैंगी ने हेवनली सीसीटी के सैटेलाइट्स अथॉरिटी का यूज करके 500 किलोमीटर रेडियस को की फोकस एरिया डिक्लेयर कर दिया। कोई भी डिस्टरबेंस उसके रडार से बच नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फुल स्विंग में चले, डे नाइट वर्क हो रहा था। लेकिन अगले कुछ वक्त में हेवनली सीसीटी सब कुछ शांत रहा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। 1 महीना ऐसे ही निकल गया और जैंगी हर दिन टेंशन में जीता रहा। रिजल्ट, उसे हर रात जोकीर को बुलाना पड़ता था फुल बॉडी मसल मसाज के लिए, ताकि बॉडी और माइंड रिलैक्स हो सके। बाकी रीजन्स ने इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया। आखिर ये सब सिर्फ जैंगी के कहने पर हो रहा था। शायद स्टार आइलैंड फॉग वैली की मिस्टीरियस सिविलाइजेशन का इन्वेजन सिर्फ जैंगी की पर्सनल इमेजिनेशन हो। उनके नज़र में जैंगी वो बंदा है जो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देता है। और अगर कुछ सच में हुआ भी, हेवनली सीसीटी पहले सफर करेगा, तो बाकी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाक्शा स्टेट के साउथ ईस्ट में हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे एक जगह है। 2 साल से ये एरिया घने ग्रे फॉग में डूबा हुआ है। समुद्र के अंदर कोई भी जिंदा क्रिएचर आसानी से पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कोस्टल वाटर्स की फिश तो कब की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्टार आइलैंड के सेंटर के अराउंड एक 500 किलोमीटर रेडियस का लाइफ रेस्ट्रिक्टेड जोन बन चुका है। स्पेस से अगर देखो तो ये परफेक्टली सर्कुलर एरिया लगता है, जैसे किसी ने कंपास से ड्रॉ किया हो। स्टार आइलैंड की बैटल के बाद से ईस्ट चाइना सी रीजन और कोलंबिया ओशन फ्लीट के वॉरशिप्स हर दिन इस एरिया के आसपास पेट्रोल करते हैं। उनकी नज़र में ये जगह एक मिस्टीरियस फॉरबिडन जोन भी है और एक मैसिव ट्रेजर वॉल्ट भी। ऑ और ग्रीड दोनों मिलके उन्हें हर पॉसिबल तरीके से स्टार आइलैंड फॉग वैली का राज तोड़ने पर मजबूर करते हैं। वो उसके अंदर छुपे ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते हैं। कैमरा एंगल स्काई से नीचे जूम करता है एक मैसिव एबिस के थ्रू और हजारों मीटर के रॉक्स और सॉइल लेयर्स को क्रॉस करता है और फिर अचानक एक क्लियर व्यू मिलता है। ये एक वास्ट एलियन वर्ल्ड है। रॉक वॉल के ऊपर एक डोम है जो कि लंबी स्पेस को स्पैन करता है। डोम के ऊपर डार्क ब्लू और पर्पल मिनरल्स लगे हुए हैं और उनके बीच सिल्क लाइक क्लाउड्स घूम रहे हैं। उन क्लाउड्स के अंदर डार्क मिनरल्स चमक रहे हैं जैसे सितारे, जैसे गैलेक्टिक मिल्की वे। ये स्काई एक ऐसे स्टार्स का कलेक्शन है जो अब बेकार हो चुके हैं या मरने के कगार पर है। और उस डोम के नीचे एक क्लिफ पर जो हजारों फीट ऊंचा है, एक अजीब सा इंसान बैठा है। उसका पूरा बॉडी ब्लैक आर्मर में छुपा हुआ है और उसके पीछे एक लंबी टेल है। वो अपने सर उठाता है और स्काई की तरफ देखता है और फिर एक डिफिनिंग रोड छोड़ता है। रात में फॉग वैली के आसपास कोलंबिया और ईस्ट चाइना सी रीजन के वॉरशिप्स अपनी डेली पेट्रोल्स कर रहे थे। कोलंबियन वॉरशिप के बाहर ठंड काफी तेज है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर एकदम कंफर्टेबल। 2 साल से ये पेट्रोल्स चल रही हैं। फॉग वैली रायट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। जिंदगी बोरिंग हो गई है और सेलर्स इस रूटीन की आदत में आ चुके हैं।
इसीलिए रात के वक्त सब यूजुअल तरीके से इकट्ठा होते हैं, रम और टेक्सास होल्डम के साथ टाइम पास करते हैं। 21st सेंचुरी के मिडिल तक वॉरशिप्स काफी एडवांस हो चुकी है, स्पेशली कोलंबिया जिसका नेवी दुनिया का सबसे पावरफुल है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज तो टॉप नॉच है ही, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट भी लग्जरी से कम नहीं। अपोकलिप्स के बाद के ऑर्डिनरी लोगों के कंपैरिजन में यहाँ की लाइफ हेवन जैसी लगती है। ड्रंकार्ड्स के शोर, बेट जीतने वालों की चीख और कप्स के टूटने की आवाज सब मिलके एक कियोटिक सिम्फनी बन जाती है। लेकिन कंट्रोल रूम में फर्स्ट मेट और ड्यूटी ड्राइवर बिल्कुल भी लैक नहीं करते। उन्हें फॉगी जोन को पेट्रोल रूट के हिसाब से इंस्पेक्ट करना होता है। ये प्रोसेस थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। कभी कभी ईस्ट चाइना सी रीजन के वॉरशिप से कोलर्जन का भी रिस्क होता है। फर्स्ट मेट अपनी चेयर पर बैठा है, उसकी आंखें बाल्ड ईगल जैसी ठंडी और शार्प। उसने क्रू को ऑर्डर दिया, सब अलर्ट हो जाओ, स्लैक मत करो, इस जगह में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सर, आप उस अटैक की बात कर रहे हैं जो कुछ टाइम पहले हुआ था? एक ऑफिसर ने पूछा। वो बात कर रहा था डैंग शेंगतोंग के फॉग वैली अटैक की। उस इम्पैक्ट के बाद ही कोलंबिया, ओशन फ्लीट और ईस्ट चाइना सी रीजन ने मैसिव ट्रूप्स डिप्लॉय किए, पूरे स्टार आइलैंड को सराउंड कर दिया और फाइनली पता चला अटैक स्टार आइलैंड से नहीं आया था, वो किसी अननोन फोर्स का सीक्रेट स्ट्राइक था। फर्स्ट मेट ने अपनी हाथ का ब्रिम नीचे प्रेस किया और कोल्ड टोन में बोला, दुनिया बदल चुकी है, हर जगह डेंजर है, डीप सी में भी। जहां हम कभी फ्रीली रोम करते थे, अब ऐसे बींग्स हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। कोलंबियन नेवी अब सिर्फ ब्रोकन ऑफशोर एरियाज में ही डोमिनेट कर सकती है। क्रू ने शोल्डर्स शक किए, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब तक लाइफ इजी और हैप्पी है, बाकी सब उनके लिए इररिलेवेंट है। लेकिन अचानक एक रेड लाइट डिस्प्ले पर चमक उठी और एक अर्जेंट अलार्म गूंज उठा। फर्स्ट मेट का एक्सप्रेशन एकदम टेंस हो गया और वॉरशिप के अंदर सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ? वो तुरंत कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। क्रू मेंबर ने स्क्रीन देखी और जूम इन करना शुरू किया। लगता है कोई अनयूजुअल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। एक सेकंड रुकना। थोड़ी देर बाद कैमरा ने जूम करके एक डार्क डॉट दिखाया जो स्टार आइलैंड के ऊपर स्काई में धीरे धीरे राइज कर रहा था। कैमरा ने जूम किया, लेकिन फॉग के इंटरफेरेंस की वजह से क्लियरली दिख नहीं रहा था वो क्या चीज थी। फर्स्ट मेट के चेहरे के मसल ट्विच करने लगे और बिना किसी हेजिटेशन के बोला, तुरंत ड्रोन भेजो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी बाहर से एक डिफिनिंग नॉइज आई। पिच ब्लैक नाइट में एक थंडर क्लैप स्काई को चीर गया, जैसे एक शार्प स्वॉर्ड ने रात को इल्यूमिनेट कर दिया हो। उस ब्रीफिंग लाइटनिंग के मूवमेंट में स्टार आइलैंड फॉग वैली के एबिस से एक ग्रुप ऑफ फिगर्स हाई स्पीड में बाहर निकला। थंडर और लाइटनिंग की लाइट उनके आर्मर पे चमक रही थी, मेटालिक टेक्सचर्स के साथ, और मैसिव बॉडीज रिवील हो गए। ये ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स थे, सबके बॉडीज थिक आर्मर में कवर थे और उनके बैक से थिक ट्रेल्स ग्रो हो रहे थे। सबसे पहले जो स्काई में ऊपर गए वो 5 ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स थे सिल्वर आर्मर में। अगर जैंगी यहाँ होता तो वो तुरंत उन्हें पहचान लेता, क्योंकि ये बिल्कुल उस गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे लग रहे थे जो उसने पहले देखे थे। सिल्वर आर्मर के बाद ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहने क्रिएचर्स आए और उनके पीछे ग्रीन आर्मर वाले डेंस ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स स्ट्रिक्ट हायरार्की में फ्लाई करते हुए। वो सब अंडरग्राउंड मिस्ट वैली से बाहर आए थे और स्काई में ऑर्डरली मिलिट्री फॉर्मेशन में खड़े हो गए। ये आर्मी एक्सट्रीमली पावरफुल और वेल डिसिप्लिन थी। वॉरशिप ने तुरंत डजन से ज्यादा ड्रोन्स डिस्पैच किए जो फॉग के अंदर फ्लाई करते हुए उनका अपीयरेंस क्लियरली देखने की कोशिश कर रहे थे। आर्मी फॉर्मेशन में एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहना क्रिएचर ने सिर्फ एक ग्लांस यहाँ की तरफ दिया। उसने अपना राइट हैंड उठाया और एक इनविजिबल शॉक वेव रिलीज की जो तुरंत सब ड्रोन्स को खत्म कर गया। और ये सीन वॉरशिप के मॉनिटर पे लाइव ट्रांसमिट हो गया। फर्स्ट मेट एकदम नम हो गया। ये क्या चीज है यार? हेडक्वार्टर्स को तुरंत रिपोर्ट करो। बैटलशिप पे लेवल 1 अलार्म ट्रिगर हो गया और मेन गन धीरे धीरे उठी स्टार आइलैंड की डायरेक्शन में एम करते हुए। सिल्वर आर्मर वाले 5 में से एक लीडर ने बस एक क्लीन वेव किया और तुरंत एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर डजन्स ऑफ ग्रीन आर्मर्ड सोल्जर्स के साथ वॉरशिप की तरफ हाई स्पीड में फ्लाई कर गया। बैटलशिप का मेन गन अभी अभी रेज हुआ था उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स को मारने के लिए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहना हुआ कमांडर टाइप क्रिएचर ने अपने बैक से एक बिजार शेप
वेपन निकाला और हवा में एक स्लैश मारा। कोई साउंड नहीं, कोई फ्लैश नहीं, और जब दोनों के बीच अभी भी 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पूरा वॉरशिप एकदम क्लीन कट हो गया। कोलंबिया ने जिसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, वो सुपर बैटलशिप अब तोफू जैसी लग रही थी उनके सामने। शिप में अब टोटल कियोस था। एलियंस ने अपने कॉम्बैट सूट पहने और फ्लाइंग डिवाइसेस एक्टिवेट करके सिंकिंग वॉरशिप से इवैक्यूएट करना शुरू किया। वो फाइट बैक करना चाहते थे, लेकिन ग्रीन आर्मर्ड वॉरियर्स लोक्यूस की तरह उन पे टूट पड़े और उन्हें वॉर्म की तरह क्रैश कर दिया। वॉरशिप पे सबसे पावरफुल ल्यूटेनेंट कर्नल कैप्टन था। एबिलिटी इंडेक्स 9300 पॉइंट्स। उसके हाथ में एक जायंट क्रॉस था वॉरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक ग्रीन आर्मर्ड वॉरियर ने सीधा उसकी तरफ चार्ज किया और बिना रुके उसके थ्रू रश कर गया। कैप्टन का चेस्ट डायरेक्टली टीयर हो गया। फ्लैश और ऑर्गन्स 1 सेकंड में रिप हो गए। सिर्फ एक पतला सा फ्लैश का लेयर टॉर्सो से कनेक्टेड रहा। ब्लड का फाउंटेन उसके मुंह से छूटा और उसकी आंखों का फोकस तुरंत चला गया। सबको लगा था एक कैप्टन होने के नाते वो एक लोन हीरो बनेगा, वॉरशिप के लिए एंड तक लड़ेगा, लेकिन शॉकिंगली एक ब्लू आर्मर्ड वॉरियर जो सबसे कमजोर लगता था उसे इंस्टेंट किल कर गया। और ये सीन सिर्फ एक वॉरशिप पे नहीं हो रहा था। शिंडाओ के आसपास कोलंबिया और ईस्ट चाइना सी रीजन के कम से कम 5 वॉरशिप्स पेट्रोल पे थे और सब एक ही सिचुएशन फेस कर रहे थे। ये वॉरशिप्स जो प्लैनेट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, उन लॉन्ग टेल्ड ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के सामने पेपर जैसी लगती है। ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहना कमांडर ने ग्रीन आर्मर्ड वॉरियर को लीड किया और वॉरशिप्स को एफर्टलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई स्लॉटर का थ्रिल नहीं, कोई लूट का इंटरेस्ट नहीं, बस मिशन कंप्लीट किया, सोल्जर्स को एलिमिनेट किया और फिर साइलेंटली वापस उड़ के 5 सिल्वर आर्मर्स को रिपोर्ट दिया। सिल्वर आर्मर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक विस्पर लाइक वॉइस में ब्रीफ कम्युनिकेशन हुआ। फिर वो 5 सिल्वर स्ट्रीम्स ऑफ लाइट में बदल गए और अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लाई कर गए। उनके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लू आर्मर वाले क्लोजली फॉलो कर रहे थे। उनमें से एक फोर्स लगभग 100 वॉरियर सीधा कोलंबिया नेवल बेस की तरफ गया। बाकी ट्रूप्स नॉर्थ वेस्ट लैंडमास की तरफ निकल गए। ईस्ट चाइना सी रीजन फॉग वैली के आसपास वॉरशिप से जो रिपोर्ट्स आए, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट ने तुरंत अलर्ट मोड एक्टिवेट किया। टॉप लीडरशिप को नोटिफाई भी कर दिया गया। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कमांडर ली गुआंगशाओ गहरी नींद में सो रहे थे। मैसेज जब उनके पास पहुंचा, गार्ड ने सिर्फ एक ग्लांस लिया और बोला, फॉग वैली के चेंजेस पहले बाकी सीनियर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करो। कमांडर अभी अभी सोए हैं, उनके स्वीट ड्रीम्स डिस्टर्ब मत करो। आखिरकार एक रीजन के सुप्रीम कमांडर की नींद से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। वैसे भी वर्ल्ड एंड होने के बाद से 3 साल हो चुके हैं। स्टार आइलैंड फॉग वैली से न्यूज हर कुछ वक्त में आते ही रहती है। सब लोग उसके आदत में आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिंगडाओ अभी भी काफी दूर है। कुछ भी हो जाए, तोंगहाई सिटी पे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्हें पता था वॉरशिप से आई न्यूज एक्सट्रीमली अर्जेंट थी, लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ और ही है। काम करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अच्छा इंसान दिखना। अगर सुप्रीम कमांडर को नाराज कर दिया और अगर तुम परफेक्ट हो तो भी, तो फ्यूचर में लिक्विडेशन हो सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका लेफ्ट फुट पहले रूम में घुस गया था। इसीलिए अर्जेंट इंटेल सिर्फ सर्कुलेट होता रहा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के बीच। रात को ड्यूटी पे लोग होते ही हैं, लेकिन क्रिएचर्स ने फॉग वैली से इतनी तेजी से अटैक किया कि वॉरशिप सिर्फ एक हेस्टली सेंट वेग मैसेज भेज पाया, तो किसी ने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जब तक ये मैटर फाइनली एक रियर एडमिरल के रडार पे आया, एक सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर ऑलरेडी सी लेवल पे डिसेंड कर चुका था, हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स के साथ। दोंगहाई सिटी का मिलिट्री रडार 1000 माइल्स रेडियस में कोई भी लार्ज शिप डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये टाइनी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स, उन्हें एक्यूरेटली डिटेक्ट करना रडार के बस की बात नहीं थी। सिल्वर आर्मर्ड स्ट्रेंजर यिंगजा अपने वॉरियर्स के साथ दोंगहाई सिटी के ऊपर आया। समुद्र में वॉरशिप्स पार्क्ड हैं, सोल्जर्स यूजुअल नाइट पेट्रोल पे हैं। सिटी एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस जैसी लगती है। वॉल्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने हैं, 7 से 8 मीटर थिक। यिंगजा मिड एयर में सस्पेंडेड है, पूरे सिटी को देख रहा है जैसे किसी बच्चे के बनाए मिट्टी के गड्ढे को एडमायर कर रहा हो। वो स्लोली और कामली फ्लाई करता है दोंगहाई सिटी के बिल्कुल ऊपर। उसकी आंखें पूरे शहर पे स्वीप कर रही है।
आज दोंगाई सिटी ने एक नई एनर्जी एक्वायर की है। बिल्डिंग्स रात में ब्राइट लाइट से चमक रही है। ऑर्डिनरी लोगों के एरियाज में लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, सब सो चुके हैं, लेकिन रिच और पावरफुल के जोन्स में अभी भी फीस्टिंग और रेवलिंग चल रहा है। यिनजा सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, जैसे वो सिर्फ एक विजिटर हो, कोई और इंटरक्शन नहीं, कोई और इंटेंशन नहीं। लेकिन वो बहुत क्लोज है, सिर्फ 500 मीटर्स दोंगाई सिटी से ऊपर। ये डिस्टेंस काफी है डिफेंस फोर्स के लिए उसे स्पॉट करने के लिए, और तुरंत गन्स और कैनन्स का रोर, कोई और इंटेंशन नहीं। लेकिन वो बहुत क्लोज है, सिर्फ 500 मीटर्स दोंगाई सिटी से ऊपर। ये डिस्टेंस काफी है डिफेंस फोर्स के लिए उसे स्पॉट करने के लिए, और तुरंत गन्स और कैनन्स का रोर गूंजता है। लाइन ऑफ फायर नीचे से शूट होती है डायरेक्ट यिनजा पर और उसके ट्रूप्स को टारगेट करते हुए। यिनजा नीचे देखता है, कोई मूव नहीं करता। एक ग्रीन आर्मर्ड वॉरियर तुरंत उसके सामने आता है और अपने हाथों से एक इनविजिबल बैरियर बनाता है, सारे इंपैक्ट्स ब्लॉक कर देता है। यिनजा के थ्रोट से एक साउंड निकला, जैसे उसका मूड डिस्टर्ब हो गया हो। अब वो सीनरी नहीं देखता, वो फ्लैश करते हुए जायंट सिटी वॉल की तरफ मूव करता है जो डजन्स ऑफ मीटर्स हाई है। एम्यूनिशन उसे बॉम्बार्ड करता है, लेकिन सिर्फ स्पार्क्स क्रिएट होती है, डिफेंस ब्रेक नहीं होता। वो सिटी वॉल पे कैनन बॉल की तरह लैंड करता है। डिफेंस ट्रूप्स तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उन्हें पता नहीं कौन आया है, लेकिन दोंगाई सिटी के लॉ के हिसाब से जो भी बिना परमिशन के अप्रोच करेगा उसका मरना गारंटी है। यिनजा उन फुल्ली आर्म्ड ह्यूमन वॉरियर्स को देखता है और स्लोली अपना राइट हैंड रेस करता है। अगला मोमेंट ह्यूमन सोल्जर्स के बॉडीज में विजिबल चेंजेस आते हैं, सब बलून की तरह स्वेल होने लगते हैं। एक के बाद एक सोल्जर्स के बॉडी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जैसे समर सन में रखे वाटरमेलन्स बर्स्ट हो जाते हैं। ब्लड उनके कपड़ों के सीम से स्लोली फ्लो करता है। स्टिकी स्कारलेट ब्लड में लाइफ जैसे मूवमेंट होती है और वो स्टांस बन के सिल्वर आर्मर की तरफ फ्लाई करता है। फायर! एक स्क्वाड लीडर गुस्से में चिल्लाता है और सबको फुल स्पीड फायर का ऑर्डर देता है। उसे पता है ये एक पावरफुल एलियन है, लेकिन क्या हुआ? ये दोंगाई सिटी है, हाक्शाओ कंट्री का एक मोस्ट पावरफुल रीजन। जो भी इन्वेड करेगा मर जाएगा। उसने सिचुएशन हायर अप्स को रिपोर्ट कर दिया और जल्द ही और पावरफुल एलियन सपोर्ट देने आ गए। वो रोर करता है, ट्रिगर पुल करता है, चाहता है कि सारी बुलेट्स एक ही मूवमेंट में सिल्वर आर्मर्ड एलियन पे गिरी जाए। उसका बॉडी बिना वार्निंग के एक्सप्लोड हो जाता है। एक के बाद एक डल एक्सप्लोजन की आवाज गूंजती गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स जो सिटी वॉल पे तैनात थे एक अजीब तरीके से मर गए। कोई वार्निंग नहीं, कोई साइन नहीं, बस एकदम से एक्सप्लोड हो गए। फिर उनका ब्लड रेड थ्रेड में बदल गया और वो स्ट्रांड सिल्वर आर्मर्ड एलियन की तरफ फ्लाई करने लगे। वो ब्लड उसके हाथ में इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे एक मैसिव ब्लड बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके पीछे खड़े सोल्जर्स एकदम स्टिल थे, जैसे वो सिर्फ कमांडर का परफॉर्मेंस देख रहे हो। कहना पड़ेगा ईस्ट चाइना सी रीजन के सोल्जर्स की मिलिट्री क्वालिटी इंसेनली हाई है। इतनी हॉरिफिक सिचुएशन के बाद भी एक भी रिट्रीट नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में बैटलफील्ड पे एक और एलियन फोर्स आई, डार्क ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में सी ड्रैगन ट्रूप्स, ईस्ट चाइना सी रीजन की एक्सक्लूसिव एलियन फोर्स। ये कौन है जो दोंगाई सिटी में इतनी हिम्मत से वाइल्ड हो रहा है? आज सब लोग एक ब्रेव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलियन अपना स्पीच शुरू ही कर रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले उसका बॉडी भी एक्सप्लोड हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी ऑर्डिनरी सोल्जर्स के साथ हुआ। सिल्वर आर्मर के हाथ में और भी ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और वो धीरे धीरे कंप्रेस होके एक पर्ल साइज्ड ब्लड बॉल में बदल गया। वो कैजुअली टॉल सिटी वॉल के ऊपर वॉक कर रहा था, जैसे कोई इवनिंग स्ट्रोल हो, और नीचे से बुलेट्स की प्लेफुल हेल उसे टच भी नहीं कर पा रही थी। उसके आंखों में कोई ह्यूमन वॉरियर था ही नहीं, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या डिप्यूटी कैप्टन जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9000 प्लस हो। जब भी वो उनके पास से गुजरता उनका बॉडी एक्सप्लोड हो जाता और ब्लड लाइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता। इतने मैसिव डेप्थ्स के बाद रेड लाइंस मिड एयर में एक डैजलिंग नेट बन गई थी और फिर वो सब स्लोली उसके साथ में छुपी ब्लड पर्ल में मर्ज हो गई। दोंगाई सिटी में एक श्रिल अलार्म गूंज उठा और तभी सबको रियलाइज हुआ एनिमी आ चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे। दोंगाई सिटी हाक्शाओ स्टेट का सबसे मिलिट्री पावरफुल रीजन और वर्ल्ड एंड के बाद के 3 साल में कभी कोई सक्सेसफुल अटैक नहीं हुआ। लोग पीस के आदत में थे, डेली मिलिट्री ड्रिल्स होती थी, लेकिन आज जैसे अर्जेंट अलार्म कभी नहीं सुना गया। क्या हुआ? क्या ये रात के बीच में कोई एक्सरसाइज है? नहीं, ये ड्रिल नहीं है।
ऑर्डिनरी लोग अपने घरों में छुप गए। विंडोज पे चढ़ के स्काई की तरफ देखा और सिर्फ एंडलेस आर्टिलरी फायर की लाइट दिखाई दी। उनके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं था, बस साइलेंटली प्रे करना था कि ये क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन पूरे शहर में आर्मी हाइपर एक्टिव हो गई थी। वेपन सिस्टम मोबिलाइज हो रहे थे। ट्रूप्स ओवरनाइट इक्विप होके साउथ ईस्ट सिटी वॉल की तरफ रश हो रहे थे। उनका एक ही गोल था, कोई भी दोंगाई सिटी इन्वेड नहीं कर सकता। सब इन्वेडिंग एनिमीज को एक ही स्ट्राइक में खत्म करना है। लेकिन इस मोमेंट में सिटी वॉल पे ह्यूमन सोल्जर्स डिफीट हो चुके थे। सिल्वर आर्मर, जो एक गॉड डिसेंडिंग फॉर्म जैसा लग रहा था, उसके सामने एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं टिक पाया। लेकिन इस मोमेंट में सिटी वॉल पे ह्यूमन सोल्जर्स डिफीट हो चुके थे। ह्यूमन सोल्जर्स डिस्पेयर में थे। सिल्वर आर्मर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई कर्स हो, जो लोगों की लाइफ एफर्टलेसली ले सकता हो। एक आर्म्ड फाइटर प्लेन स्काई में जूम करता है। प्लेन का डोर खुलता है और एक यंग मैन व्हाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म में अपना चेहरा रिवील करता है। उसे देखते ही पूरे सोल्जर्स चीयर करके उठते हैं। वो कोई और नहीं, व्हाइट टाइगर, दोंगाई सिटी के 4 स्पिरिट्स में से एक, सबसे ज्यादा अवेटेड वॉरियर। व्हाइट टाइगर ने नीचे देखा। ग्राउंड पे हॉरिफाइंग कॉर्प्सेस बिखरे हुए थे। स्ट्रेंज आर्मर और लॉन्ग टेल्स वाले क्रिएचर्स घूम रहे थे। उसका ब्रो टाइटली फॉलो हो गया। जो भी दोंगाई सिटी को ऑफेंड करेगा उसका डेथ सर्टेन है। ये बोलते ही वो एक कैनन बॉल की तरह नीचे जंप करता है। मिड एयर में उसके हाथ क्लैप्स करते हैं और एक पावरफुल सुपरनैचुरल एनर्जी उसके पाम्स में इकट्ठा होती है। वो एनर्जी एक मैसिव सिल्वर लाइट बॉल में ट्रांसफॉर्म होती है और डायरेक्ट सिल्वर आर्मर की तरफ ब्लास्ट करता है। यिनजा ने स्लोली अपना सर उठाया और बस एक ग्लांस दिया। व्हाइट टाइगर, जिसके लिए सब लोग होप लगाए बैठे थे, मिड एयर में ही एक्सप्लोड हो गया। सब सोल्जर्स जो दोंगाई सिटी के लिए हमेशा रेजोल्यूट थे, अब कोलैप्स के एज पे थे। ये तो टॉप फाइटिंग फोर्स था। सुपरनैचुरल इंडेक्स 9700 पॉइंट्स और वो सिर्फ एक नजरिए से मर गया। यिनजा थोड़ा बोर्ड लग रहा था। उसके थ्रोट से एक डल साउंड निकलता है, एक अननोन लैंग्वेज में। अब इस जगह को बर्बाद कर देते हैं। ये बोलते ही उसकी आंखों में ब्लू लाइट फ्लैश होती है। उसकी आंखें अजीब लगती है, जैसे किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हो। ब्लू लाइट फ्लैश करते ही वो आसपास स्कैन करता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर वो अपने नीचे के ब्लड को कंट्रोल करता है और उसे एक मैसिव ब्लड रिवर बनाता है, जो उसे दोंगाई सिटी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कैरी करता है। सिल्वर आर्मर के जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहना वॉरियर अपना स्ट्रेंजली शेप्ड स्वॉर्ड उठाता है और एक फियर स्विंग करता है। सिटी वॉल के नीचे ह्यूमन सोल्जर्स एंट्स की तरह इकट्ठा हो गए हैं। उनमें कुछ पावरफुल एलियंस भी हैं। डिस्टेंस स्काई में मिसाइल्स लॉक हो चुके हैं। ना ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, एक्यूरेट बॉम्बिंग रेडी है। सबको मार दो, ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने सिर्फ इतना बोला। ग्रीन आर्मर्ड सोल्जर्स इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए। वो हेवन से गिरती फ्लावर्स की तरह स्कैटर हो गए। कुछ एयर में फ्लाई करके आर्म्ड फाइटर प्लेन्स को शार्प क्लॉज से टियर कर गए। कुछ ग्राउंड पे ह्यूमन सोल्जर्स के बीच गिरे और अपने डुअल स्वॉर्ड लाइक वेपन्स निकाल के मेलन्स और सब्जी की तरह स्लॉटर करना शुरू कर दिया। हर एलियन वॉरियर्स के पास यूनिक एबिलिटीज थी और भी ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स ने बिना किसी प्रायर एग्रीमेंट के वही स्लॉटर मेथड चूज किया। उनके पीछे एक बल्जिंग ऑब्जेक्ट था जो टैक्टिकल बैकपैक जैसा लगता था, लेकिन उसका मटेरियल काफी हार्ड था। उन्होंने बैकपैक के साइड पे एक बटन प्रेस किया और एक वाइट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग बाहर पॉप हो गई। वो पाइप हाथ में लेके रश करते ह्यूमन सोल्जर्स की तरफ पॉइंट किया। किसी ने ट्रिगर पुल करते हुए नहीं देखा, लेकिन पाइप के एंड से एक लाइट रेड बीम शूट हुआ। जहां जहां वो बीम गुजरी, साइलेंटली बिना ट्रेस के डजन से ज्यादा ह्यूमन सोल्जर्स के कॉम्बैट सूट्स मेल्ट हो गए। एक बड़ा होल बन गया उनके बॉडीज में। पूरा दोंगाई सिटी केओस में था। ली गुआनशियो के गार्ड्स अब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ली गुआनशियो ने पजामास में ही कमांड सेंटर की तरफ रश किया। सर्विलियंस वीडियो में उन स्ट्रेंज अनयूजुअली पावरफुल बीइंग्स को देखते ही उसका आईब्रो एक टाइट नॉट बन गया। ये लोग कौन है? दुनिया ने कभी ऐसे फोर्स के बारे में सुना भी नहीं। क्या ये कोलंबिया की सीक्रेट ट्रेंड फोर्स है? तुरंत किसी ने बोला, नहीं, ये शिंगडाओ से आए हैं, क्योंकि आज ही हमारे पेट्रोल वॉरशिप्स और कोलंबिया के वॉरशिप सब डिस्ट्रॉय हो गए। ली गुआनशियो की आंखें एकदम वाइड हो गई। उसके ब्लू प्यूपिल्स और छोटे होने लगे। तुम कह रहे हो स्टार आइलैंड के अंडरग्राउंड क्रिएचर्स वो अपीयर हो गए हैं? ली गुआनशियो ने हाथ वेव किया।
तुरंत शुनवू और क्विंग लॉन्ग को नोटिफाई करो, सिर्फ वो ही हैं जो अभी इन अंडरग्राउंड क्रिएचर से डील कर सकते हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, क्विंग लॉन्ग और यूक्वे ऑलरेडी सपोर्ट के लिए निकल चुके थे। शुनवू अपने मैसिव साइज की वजह से सिर्फ डोंगाई सिटी के समुद्र के पास आ सकता है और अपने ह्यूज बॉडी रिवील करता है। स्टार आइलैंड मिस्ट वैली का मिस्टीरियस क्रिएचर, क्या गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी यहाँ है? शुनवू की आंखें डोंगाई सिटी पे फिक्स थी। उसके दिमाग में वो टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स की याद आई और उसका दिल एक्सट्रीमली हैवी हो गया। अगर वो भी यहाँ है तो क्या मैं आज का क्राइसिस रिजॉल्व कर पाऊंगा? डोंगाई सिटी के एक कोने में फाइटिंग का शोर इतना इंटेंस हो चुका था कि सब कुछ धुंधला हो गया था। स्काई फाइटर प्लेन्स और फ्लाइंग शेल्स से भरा हुआ था। वुगू वॉरियर्स ने डोंगाई सिटी में ब्रूटल किलिंग लॉन्च कर दिया। सबसे ऑर्डिनरी ब्लू आर्मर वॉरियर की कॉम्बैट पावर ह्यूमन कैप्टन लेवल के बराबर की थी। एलियंस और इलाइट वॉरियर सब सिर्फ स्ट्रॉन्गर एंड्स लग रहे थे उनके सामने। लेकिन इस वक्त एक चीज फॉर्चुनेट थी, डोंगाई सिटी के पास हाक्शा किंगडम का सबसे एडवांस्ड आर्म फोर्स था। हाई ईल्ड मिसाइल्स बिना हेजिटेशन के लॉन्च किए गए एक्सीडेंटल इंजरीज का रिस्क इग्नोर करते हुए इस तरीके से उन्हें थोड़ा सा स्लो डाउन किया जा सका। लेकिन ग्रीन आर्मर्ड वॉरियर्स को तो रोकना पॉसिबल था। सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर का पोजीशन कोई लॉक नहीं कर पाया। वो ब्लड रिवर पे राइड करता हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा था। उस डायरेक्शन में आजुरे ड्रैगन ने अपने मिथिकल बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वीक वाटर ग्लेज ड्रैगन गॉड और शुनवू उसके बैक पे राइड कर रहा था। दोनों अर्जेंटली उस डायरेक्शन में रश कर रहे थे। ड्रैगन गॉड का मैसिव बॉडी स्काई को कट करता हुआ हाई स्पीड में फ्लाई कर रहा था। शुजाकू अब फुल फाइटिंग स्टांस में थी। उसके लॉन्ग हेयर अब आइसी ब्लू हो चुके थे एबिलिटी के इन्फ्लुएंस में और विंड में बैकवर्ड फ्लाई कर रही थी। उसने क्विंग लॉन्ग से कहा, जो आए हैं कहाँ जा रहा है? वो फॉग वैली के मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं। क्या ये सब उस इंसिडेंट की वजह से हो रहा है? सिर्फ वो दोनों ही जानते थे इस बात का मतलब। लास्ट टाइम जब फॉग वैली में रायट हुआ था, शुजाकू और क्विंग लैंग ने टीम लीड किया था। अंडरग्राउंड एंटर करने के बाद शुजाकू ऑलमोस्ट किल्ड हो गई थी और एंड में क्विंग लॉन्ग ने अपनी जान रिस्क में डाल के एबिस में जंप किया सबको बचाने के लिए। उस बैटल में क्विंग लॉन्ग ने सोर्स ऑफ गॉड का एक पोर्शन हासिल कर लिया था। शायद तभी से वो टारगेटेड हो गया था फॉग वैली के मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस के रेडार पर। क्विंग लॉन्ग थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर स्लोली बोला, सोर्स ऑफ गॉड एक एक्सट्रीमली प्रीशियस चीज़ है। मुझे पता था वो हमें ईजिली लेने नहीं देंगे, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये वॉर ट्रिगर कर देगा। अगर पता होता तो मैं उसे लेना अवॉइड करता। शुजाकू ने सर हिलाया और आर्टिलरी फायर की तरफ कोल्ड स्टेयर दिया। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। पूरे वर्ल्ड की मेजर फोर्सेस अब सोर्स ऑफ गॉड के लिए compete कर रही है और नए एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स क्रिएट करने की कोशिश में है। हमने कुछ गलत नहीं किया, बस ये उम्मीद नहीं किया था कि अंडरग्राउंड क्रिएचर्स ह्यूमन टेरिटरी पे लार्ज स्केल अटैक कर देंगे। तभी क्विंग लॉन्ग की आंखें शार्पली फोकस हो गई। उसका मैसिव बॉडी मिड एयर में सडनली रुक गया। वो कर्ल्ड हुआ और उसका ड्रैगन हेड सीधा आगे स्टेयर करने लगा। कोई आ रहा है, उसने डीप वॉइस में कहा। यूक्वे ने अपना सर उठाया और डार्क नाइट में देखा होराइजन से एक ब्लड रिवर आ रहा, जैसे रेड सिल्क स्काई में फ्लाई कर रहा हो। उस ब्लड रिवर के ऊपर एक सिल्वर आर्मर्ड ह्यूमनॉइड क्रिएचर खड़ा था, 4 से 5 मीटर टॉल, लॉन्ग और थिक टेल के साथ। दोनों वॉरियर्स शॉक में थे। अब उन्हें कंफर्म हो गया था ये क्रिएचर्स फॉग वैली के मिस्टीरियस सिविलाइजेशन से आए हैं। शिजाकू के हाथों में एक स्पेशली क्राफ्टेड सिल्वर ग्लव्स अपीयर हुए ब्लू आइस क्रिस्टल्स था। वो बैटल के लिए रेडी थी और किसी भी मोमेंट में हैवी ब्लो देने के लिए पोज्ड थी। चाहे उसने अभी तक अपना लिमिट ब्रेक नहीं किया हो, लेकिन उसकी एबिलिटी आइस फ्लेम इतनी पोटेंट है कि अगर अपोनेंट केयरलेस हो तो एपिसलोन लेवल बीइंग्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप एक्शन लेना नहीं था। शिजाकू ने पहले शुनवू को कांटेक्ट किया, जो अभी भी समुद्र में था। शुनवू, दुश्मन डोंगाई सिटी तक पहुंच चुका है। यिनजा उनके सामने रुक गया और क्विंग लॉन्ग के मैसिव बॉडी को काम गेज से देखा। साइज का डिफरेंस ह्यूज था, लेकिन यिनजा का नजरिया ऐसा था जैसे एक जायंट किसी इंसेक्ट को देख रहा हो। शुनवू की वॉइस आई, लैंड पे आने के बाद मेरी एबिलिटी काफी लिमिट में हो जाती है। तुम पहले उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, मैं स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करूंगा और शुआंगवांग कैनन से सपोर्ट दूंगा। यूक्वे थोड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन उसे पता था वाटर में शुनवू और लैंड पे शुनवू के कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में एक ह्यूज गैप होता है। लैंड पे आने के बाद शुनवू की पावर क्विंग लॉन्ग से ज्यादा नहीं होती।
सबसे इंपॉर्टेंट था अपोनेंट की स्ट्रेंथ और एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करना। यिनजा ने अपने आर्म्स चेस्ट पे क्रॉस किए और अटैक करने का कोई साइन नहीं दिया। तभी उसके मास्क के नीचे से एक गर्लिंग साउंड आई। वो साउंड रैपिडली चेंज होने लगा और रिपीट होने के बाद हाक्शाओ कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ये लैंग्वेज तो तुम लोग यूज करते हो, है ना? किलनोंग और शूकुए स्टंड थे। सामने वाला सिर्फ इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं था, शायद ह्यूमन से भी ज्यादा एडवांस लग रहा था। इतनी तेज से ह्यूमन लैंग्वेज मास्टर करना, ये तो सोच से भी परे था। किलनोंग ने डीप वॉइस में कहा, तुम कौन हो? डोंगाई सिटी में आके हमारे लोगों को क्यों मारा? हमारी सिटी को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? यिनजा ने एक फेंट स्माइल दिया। उसने अपना राइट हैंड स्प्रेड किया और बोला, ओह, तुम लोग पहले हमारे वुलुआन एम्पायर में घुसे थे, हमें डिस्टर्ब किया और हमारे लोगों को भी मार दिया। किलनोंग एक मूवमेंट के लिए स्पीचलेस हो गया। सच तो ये था, फॉग वैली डिस्कवर होने के बाद सब फोर्सेस ने उसे ट्रेजर वॉल्ट समझ लिया था। ओनरशिप के लिए कंपटीशन शुरू हो गया। लेकिन जो मिस्टीरियस क्रिएचर्स फॉग वैली के नीचे रहते थे, उनके थॉट्स किसी ने कंसिडर ही नहीं किए। और अगर पता चलता कि वो वीक सिविलाइजेशन है तो रिजल्ट क्या होता? डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन, रिसोर्सेस को खत्म करना बिना कोई मर्सी के। किलनोंग ने फिर भी कामली कहा, हमने तुम्हारे सो कॉल्ड मैसेंजर को नहीं मारा। सिल्वर आर्मर का टोन अब भी स्लो और कंपोज था। गलत मत समझना, मुझे सिर्फ ये इंटरेस्टिंग लगता है कि तुम जैसे वीक बीइंग्स के पास विजडम और सिविलाइजेशन है। और क्योंकि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है तुम्हारी रेस के साथ, मैं थोड़ा ज्यादा बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच ये है, मुझे तुम्हारे वर्ड्स या थॉट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। ये बोलते ही उसने अपना राइट हैंड उठाया और उसकी पाल्म में एक कंडेंस्ड ब्लड स्पेयर बन गया। तुम दोनों के अंदर वोगू की ऑरा है। मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा और स्टडी करूंगा। यिनजा के वर्ड्स खत्म होते ही किलनोंग और शूकुए दोनों ने एक ही मोमेंट में फील किया उनके बॉडीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उनका ब्लड फ्लो रैपिडली एक्सिलरेट कर रहा था और एक स्ट्रेंज एनर्जी के इन्फ्लुएंस में वो ब्लड उनके वेसल से एक्सप्लोड करने की कोशिश कर रहा था। किलनोंग ने रोर किया और उसके पूरे बॉडी से गोल्डन लाइट बर्स्ट हो गई। उसका फॉर्म ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे एक फाइन पोर्सिलेन का स्कल्पचर। शूकुए ने एक डेलिकेट क्राई छोड़ी। उसके लॉन्ग हेयर स्काई में फ्लाई करने लगे और ब्लू आइसी फ्लेम्स उसके पूरे बॉडी को कवर कर गए। वो स्ट्रेंज इन्वेडिंग फोर्स दोनों ने अपने बॉडी के बाहर आइसोलेट कर दिया और टेम्पररी एक्सप्लोजन और डेथ का क्राइसिस अवॉइड कर गया। आजूरे ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड ने अपने इनर पावर्स अनलीश किए और अपने बॉडीज में हो रहे एरोजन के स्ट्रेंज सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए स्ट्रगल किया। यिनजा ने एक हल्की सी एक्सक्लेमेशन दी, जैसे उसे थोड़ा सरप्राइज हुआ हो इन दोनों की स्ट्रेंथ से, लेकिन बस थोड़ा सा। उसने अपना राइट हैंड उठाया और उसकी पाम में ग्रेजुअली एक ब्लड स्पेयर कंडेंस होने लगा। फिर अचानक डजन्स ऑफ ब्लड एरो एयर में स्ट्रीक करते हुए इंस्टेंट स्पीड से उन दोनों वॉरियर्स के सामने शूट हो गए। ब्लड एरोज इतने फास्ट थे कि किलनोंग और शूकुए के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। किलनोंग ने बिना हेजिटेशन के अपना मैसिव बॉडी शूकुए के सामने शील्ड किया और उसके वीक वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसके आसपास का स्पेस स्लिपरी ट्विस्ट होने लगा ताकि कोई भी अटैक उसके सरफेस से स्लाइड ऑफ हो जाए, लेकिन इस बार उसकी पावर एबिलिटी फेल हो गई। ब्लड एरोज ने उसके ह्यूज बॉडी को डायरेक्टली पियर्स कर दिया और उसके बॉडी पे डजन से ज्यादा डीप कट्स बन गए। एक मूवमेंट में ड्रैगन गॉड का मैसिव फॉर्म रेड ब्लड एरो से छेद दिया गया। किलनोंग ने एक पेनफुल हॉल छोड़ा। उसने फील किया कि उसके बॉडी का सारा ब्लड रैपिडली ड्रेन हो रहा है। यह पहली बार था जब उसने एपिसिलॉन लेवल पे इतना टेरिबल डैमेज फेस किया। आजुरे ड्रैगन, शूकुए ने एंशियसली शाउट किया और तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसके बॉडी से स्काई फुल ऑफ ब्लू फ्लेम से स्प्रेड हो गए और पूरे किलनोंग को एनवेलप कर लिया ताकि वो रेड ब्लड एरो डिसॉल्व कर सके। लेकिन ये फीलिंग ऐसी थी जैसे आर्टिक आइस को कैंडल से मेल्ट करने की कोशिश हो। इफेक्टिव, बेयरली नोटिसेबल था। किलनोंग भी अपने एंड से फुल रेजिस्टेंस कर रहा था। उसने अचानक गोल्डन सुपरनैचुरल पावर बर्स्ट किया और सारे ब्लड एरोस को फोर्सफुली एक्सपेल कर दिया। स्ट्रगल मत करो, तुम दोनों बहुत वीक हो, यिनजा ने कोल्ड वॉइस में कहा। पूरे टाइम यिनजा सिर्फ किलनोंग से बात कर रहा था। शूकुए को उसने कंप्लीटली इग्नोर किया क्योंकि एपिसिलॉन लेवल से नीचे के इनह्यूमंस उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं थे। इंसान की आंखें एंट्स देख सकती है, लेकिन बैक्टीरिया, उसके लिए शूकुए सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस थी।
लेकिन क्विंगलॉन्ग एबडक्ट होने को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका मैसिव बॉडी हाई रेज हुआ और उसके एब्डोमेन से एक ब्लेजिंग लाइट राइज हुई। वो लाइट उसके स्लेंडर नेक के थ्रू ऊपर आई और फिर उसके मुंह से एक डैजलिंग गोल्डन बीम बाहर आया, पूरा स्पेस कवर करते हुए। सुपरनैचुरल कैनन ने सब कुछ पेनिट्रेट कर दिया। सिल्वर आर्मर का पूरा बॉडी उस एनर्जी में रैप हो गया। दोंगहाई सिटी का नाइट स्काई इल्यूमिनेट हो गया। लेकिन जब लाइट हटी, जो सामने था वो और भी टेरिफाइंग था। एक स्पीयर मेड ऑफ ब्लड, थिक राउंड, एक ब्लड रेड जेम जैसा, और क्विंगलॉन्ग के अटैक से 0 डैमेज हुआ। वो ब्लड जेड धीरे से ओपन हुआ और एक हेमीस्फेरिकल थ्रोन में बदल गया, सिल्वर आर्मर को होल्ड करता हुआ। यिनजा ने क्विंगलॉन्ग की तरफ स्टेयर किया। मेरी पेशेंस लिमिटेड है, अब ये फन खत्म होना चाहिए। क्विंगलॉन्ग और ज़ुकुवे अब एक्सट्रीम डिस्पेयर में थे। उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ स्ट्रेंथ का गैप कितना मैसिव है। तभी ज़ुकुवे ने स्काई की तरफ रोर किया। शुनवू दोंगहाई सिटी के ऑफ शोर एरिया में सी वाटर सर्च कर रहा था। सी लेवल 100 मीटर तक राइज हो चुका था, जैसे कभी भी पूरा सिटी सबमर्ज हो सकता हो। टेरिफाइंग डार्क वेव्स के बीच शुनवू का मैसिव बॉडी सस्पेंड हो रहा था, जैसे एक एंशिएंट बीस्ट। उसकी आंखें सिल्वर आर्मर पे फिक्स थी, जो क्विंगलॉन्ग और ज़ुकुवे के सामने खड़ा था। फिर उसने अपना ह्यूज माउथ स्लोली ओपन किया। चार्ज कंप्लीट। शुआनगुआंग कैनन फायर। एक डार्क रे ऑफ लाइट उसके मुंह से शूट हुआ, एक शार्प स्वॉर्ड की तरह हेवन और अर्थ को पियर्स करता हुआ, और इंस्टेंट स्पीड से यिनजिया के पीछे पहुंचा। यिनजिया ने टर्न किया और एक आर्म रेस किया ताकि उस पावरफुल फोर्स को ब्लॉक कर सके। उसका ब्लड रिवर एक सेमी सर्कुलर शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके सामने आ गया। ब्लैक लाइट कैनन और ब्लड रेड शील्ड का कोलाइजन हुआ, अर्थ शेकिंग साउंड के साथ। यिनजिया अब भी एक्सट्रीमली काम लग रहा था, लेकिन अगले मूवमेंट उसके एक्सप्रेशन में स्लाइट चेंज आया, क्योंकि शील्ड पे अब एक क्रैक अपीयर हुआ। ब्लड शील्ड सडनली शैटर हो गया और ब्लैक लाइट कैनन डायरेक्टली यिनजिया के बॉडी पे हिट हुआ। उसका पूरा फॉर्म रैप हो गया। एक ब्लैक सन जिसका सेंटर सिल्वर आर्मर था, दोंगहाई सिटी के सेंटर में एक्सप्लोड हुआ और राइज कर गया। क्विंगलॉन्ग और ज़ुकुवे पहले ही सेफ जोन में रिट्रीट कर चुके थे। ब्लैक सन ने 10 किलोमीटर रेडियस तक की लैंड को एनगल्फ कर लिया। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। क्विंगलॉन्ग और ज़ुकुवे डीपली सैडेंड थे, क्योंकि इस अटैक में दोंगहाई सिटी के काउंटलेस रेसिडेंट्स मर गए। अब उनके पास कोई बेटर चॉइस नहीं बचा था। अगर इन्वेडिंग एनिमी को जल्दी डिफीट नहीं किया गया तो दोंगहाई सिटी में और भी लोग श्योरली मारे जाएंगे। शायद पूरा शहर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। फॉग वैली की मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के ओवरवेलमिंग फोर्स के सामने सबको पता था ये बैटल बहुत ब्रूटल है। सामने वाला ह्यूमन नहीं है। उन्हें ऑर्डिनरी लोगों के लिए कोई मर्सी नहीं होगी। चाहे सबको मार दे, उनके दिल में एक गरम गिल्ट तक भी नहीं होगा। ये रेस वर्सेस रेस का वॉर है, और ऐसे वॉर्स हमेशा लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल होते हैं। आजुरे ड्रैगन, ब्लैक टॉर्टोराइज और शिज़ाकू का पूरा फोकस उस मैसिव पिट पे था। शुनवू का अटैक अभी ही हुआ था, फेटल ब्लू था। अगर उसका इफेक्ट सिल्वर आर्मर पे नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। काफी देर बाद एक्सप्लोजन का आफ्टरमैथ खत्म हुआ। जमीन पे एक ह्यूज हेमिस्फेरिकल पिट दिखाई दिया। सिल्वर आर्मर्ड फिगर फाइनली अपीयर हुआ। वो धीरे से हवा में राइज हुआ। उसका आर्मर थोड़ा डिफॉर्म था और वो डिशेल्व्ड लग रहा था। शुआनगुआंग कैनन ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन अटैक इफेक्टिव था। यिनजिया ने दोंगहाई सिटी के बाहर देखा, जहां ब्लैक टॉर्टोराइज सी टाइड में राइज और फॉल कर रहा था। उसकी आंखों में एक सोलमन लुक था। चाहे कोई एडल्ट अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर सामने शार्प ब्लेड पकड़े बच्चा हो तो हर्ट होने का रिस्क हमेशा होता है। लेकिन यिनजिया समझ नहीं पाया, जो सी मॉन्स्टर का पावर उसने फील किया वो उसे हर्ट कैसे कर सकता था। क्या ये कोई स्पेशल वेपन है? उसने अपने आप से मटर किया। शिज़ाकू ने यिनजिया की कंडीशन देखी और उसे पता चला कि वो थोड़ा अफेक्टेड तो हुआ है, लेकिन उसकी मूवमेंट हिंडर नहीं हुई। उसने दांत कसे और शुनवू से बोला, तियान वे वेपन कंटिन्यू करो। ईस्ट चाइना सी रीजन हाक्शाओ स्टेट का टॉप आर्म्ड फोर्स से पावरफुल एलियंस नहीं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम भी रखता है। वर्ल्ड के एंड के बाद के 3 साल में एलियंस ने पुराने आर्म्ड फोर्सेस को इक्लिप्स कर दिया, लेकिन एलियंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं और ह्यूमंस भी एडवांस वेपन्स डेवलप कर रहे हैं जो एपिसोलन लेवल म्यूटेंट्स को टारगेट कर सके। तियानवे वेपन्स सुपर पावरफुल सिस्टम्स हैं, स्पेशली डिजाइंड एपिसोलन लेवल बीइंग्स को काउंटर करने के लिए। उन्हें एक